क्वेश्चन हो गया था लास्ट में, कोई क्वेश्चन दिया था क्या? क्या किस कौन सा दिया था? हाँ, हो गया था वो क्वेश्चन। क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ? हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं हुआ? या ध्यान ही नहीं है? क्वेश्चन ध्यान है नहीं है कि करना भी था? 1 2 3 और नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए कंटेनिंग, ऐसे रिलेशंस देखने जिनमें 1 2 और आपका 2 3 आ रहा हो। ठीक है। और साथ ही ये रिलेशन आपके रिफ्लेक्सिव होने चाहिए, ट्रांजिटिव होने चाहिए, बट नॉट सिमेट्रिक, आपके पास सिमेट्रिक नहीं होने चाहिए। इस तरह के आपको देखने हैं इसमें। और कितने रिलेशन ऐसे बना सकते हो आपके पास। ठीक है। हुआ किसी का? नहीं हुआ? कल तो तू कह रहा था रिलेशन तो बढ़िया आता है? एक क्वेश्चन नहीं हुआ? चलो लिखो। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव आपको बनाना है। रिफ्लेक्सिव बनाना है तो 3 एलिमेंट तो इसमें आएंगे, है ना? वो तो स्टार्टिंग में लिख दो कौन कौन से। 1 1 2 2 और आपका 3 3। दो इसने दे दिए कि 1 2 और 2 3 आपको लेने। ठीक है। अब यहीं पे चेक करो आपका। सबसे पहले तो आपको देखना रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्रिक होना, ट्रांजिटिव होना चाहिए ना। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, नोट। ठीक है। तो इनसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपके पास। इनमें देखो यहाँ पे 1 2 2 3, तो 1 3 चाहिए होगा आपको अगर ट्रांजिटिव बनाना है तो ये हमने 1 3 ले लिया। रिफ्लेक्सिव बन गया और आपका ट्रांजिटिव भी बन गया, आया ना? सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक नहीं है, तो एक रिलेशन ये बना सकते हैं, एक तो ये बन गया आपके पास R1। ऐसे ही एक और बनाने की कोशिश करो। 1 1 2 2 3 3, ये दो लेने ही आपको, 1 2 और 2 3। ट्रांजिटिव बनाना है तो 1 3 को भी लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक तो सेम ही हो गया। फिर कोई दूसरा बनाना आपको तो एक एलिमेंट और ऐड करो इसमें। क्या ऐड करें? क्या क्या एलिमेंट बच गए वैसे बाहर आपके पास? 1 2 बच गया, 2 1 बच गया, और 3 2 बच गया। 1 2 2 3 तो ले लिया ना। तो 2 1 बच गया, 3 2 बच गया, और 3 1, ये बचे हुए हैं क्या? ठीक है। तो अब मान लो मैंने इनमें से एक ले लिया, आपका 3 1 ले लिया मान लो। ठीक है, 3 1 ले लिया तो आपके पास अब देखो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? 3 1 1 2, तो 3 2 लेना पड़ेगा, और 3 2 लेते ही ट्रांजिटिव हो गया। अब सिमेट्रिक नहीं हुआ ना, 2 1 कहां है? 1 2 तो है, 2 1 नहीं है, तो एक ये हो गया आपके पास। ऐसे और बनाओ। 1 1, कौन सा? 2 3 3 1, तो 2 1 लेना पड़ेगा, है ना? तो ये तो नहीं होगा फिर। तो फिर कुछ और एलिमेंट लो इसकी जगह। क्या थे आपके पास? 3 2 ले लें क्या? 3 2 लेके देखना। 3, क्या क्वेश्चन मार्क क्या लगा रहे हो? क्या किसके लिए कह रहे हो?
हो गया। रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक के लिए, सॉरी ट्रांजिटिव के लिए आपको 1 2 2 3, तो 1 3 ले लिया हमने, 3 2 2 3 3 3 है ही, और आपके पास 1 3 3 2 1 2 है ही, ये हो जाएगा आपके पास, तो एक ही हो गया। और ऐसे ही एक के सिमिलर करके और एक ले लो 2 1, 2 1 नहीं लिया है ना अभी तक, एक ही ले लो 2 1 में देखना, थ्री आ रहा था मेरे, हाँ बिल्कुल 3 हो जाएगा। क्या क्या सिमेट्रिक थोड़ी बनाना है हमें, नहीं आया क्या बात समझ में? 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 और 1 3, और ये आपका 2 1, ये वाला देख लो, ये 2 1, इसको देखो बन गया नहीं बन गया? ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव 1 2 2 3 है तो 1 3 आ गया आपके पास, 2 3 3 से कुछ और बन रहा है कि नहीं बन रहा, और 1 3 3 से कुछ है नहीं, 2 1 1 2, तो 2 2 है ही आपके पास, तो सारे बन रहे हैं। और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है आपके पास, क्यों? 2 3 है 3 2 नहीं है ना, तो आपके पास सिमेट्रिक नहीं है, और आपका क्या बन गया, ट्रांजिटिव बन गया और रिफ्लेक्सिव बन गया। तो ऐसे कितने बना सकते हैं हम? 3 बना सकते हैं आपके पास, ठीक है। और वैसे भी आपको ये तो पता होना चाहिए था कि एलिमेंट क्या क्या बचे हुए हैं, क्या क्या रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखते तो आ जाता समझ। 2 1 से तो सिमेट्रिक बन गया सर, 2 1 से सिमेट्रिक कहां बन गया? ये देखो ना, ये थोड़ी है कि एक 1 2 2 1 बन गया तो उसी से सिमेट्रिक बन जाएगा, सारे एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए ना। ये टोटल रिलेशन जो R3 है वो सिमेट्रिक थोड़ी बन गया आपका। ये सिमेट्रिक तब बनेगा जब आपके पास इसके लिए 2 3 के लिए 3 2 हो, 1 3 के लिए 3 1 हो, आपके पास सभी एलिमेंट्स का होना चाहिए ना। अगर ए बी एलिमेंट आ रहा है तो बी होना चाहिए सभी के लिए, तब सिमेट्रिक बनेगा। ये एक भी एब्सेंट है तो फिर सिमेट्रिक नहीं बनेगा। ये जनवरी 25 वाले में आया था ये। ऐसा नहीं है कि आपके पास इतने मतलब उटपटांग से क्वेश्चन आएंगे, आराम से सीधे सीधे आएंगे, इतना वो नहीं आएगा। बट फिर भी एक थोड़ा सा सोचने का तरीका हो जाता है फिर आपके पास कि हाँ ऐसे भी सोच सकते क्वेश्चन के लिए, वो है किया हुआ क्वेश्चन रहता है। हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। लेट कैपिटल ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स, let capital A, B and C be three sets, and capital R be a relation
फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एंड capital S be a relation from set B to set B to set C, that is R आपका A से B रिलेशन है तो A क्रॉस B का सबसेट होगा, एंड S आपका B से C में रिलेशन है तो B क्रॉस C का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं का सबसेट क्या बनता है, कोई ना कोई रिलेशन बनता है आपके पास हर एक सबसेट। देन कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस R and S, then composition of relations R and S denoted by और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं R composition S, R composition S is the relation from A to C such that is the relation from A to C defined as या such that कि कोई भी AC एलिमेंट आपका R कंपोजिशन S में आएगा if एंड ओनली देयर एग्जिस्ट, हमें एक एलिमेंट मिल जाए बीच वाले सेट में जो कॉमन सेट है उसमें, और वो किस तरह से मिल जाए कि वो इन दोनों को लिंक कर रहा हो आपके पास, सच दैट ए बी एलिमेंट आपका स्टार्टिंग वाले में यानी आर में हो एंड बी सी एलिमेंट आपका एस में, इस तरह से आपके पास होना चाहिए। हिंदी में लिखना, माना ए बी सी तीन दिए हुए समुच्चय हैं, माना ए बी सी तीन दिए हुए समुच्चय हैं जहां कैपिटल आर समुच्चय ए से बी में, जहां कैपिटल आर समुच्चय ए से बी में तथा कैपिटल एस समुच्चय बी से सी में कोई संबंध है, जहां कैपिटल आर समुच्चय ए से बी में तथा कैपिटल एस समुच्चय बी से सी में संबंध है, तब संबंधों आर तथा एस की तो कंपोजिशन को क्या लिखेंगे, संयोजन, हिंदी वर्ड देख लेना एक बार। तब संबंधों आर तथा एस का संयोजन या ब्रैकेट में संरचना लिख लो, इसको देख लेना है ना क्या लिखते हैं कंपोजिशन को हिंदी में एक बार। तब संबंधों आर तथा एस की संरचना या संयोजन को आर कंपोजिशन एस, इस तरह से ये सिंबल बना ले, आर कंपोजिशन एस से प्रदर्शित करते हैं, को आर कंपोजिशन एस से प्रदर्शित करते हैं तथा यह समुच्चय ए से सी में कैपिटल ए से
कैपिटल सी में इस प्रकार से एक संबंध होगा कि समुच्चय ए से सी में इस प्रकार से एक संबंध होगा कि AC बिलोंग्स टू आर कंपोजिशन F यदि और केवल यदि AC बिलोंग्स टू आर कंपोजिशन S यदि और केवल यदि समुच्चय B में एक अवयव यदि और केवल यदि समुच्चय B में कैपिटल B में एक अवयव स्मॉल b समुच्चय B में कैपिटल B में एक अवयव स्मॉल b इस तरह से विद्यमान हो कि AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू S कि AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू S ठीक है। इसका हमेशा डिफाइन होना भी जरूरी नहीं है। आप ये जो रिलेशन बनाओगे आपके पास ये किस तरह से है, कुछ ऐसा है आपके पास, मान लो ये 3 सेट है ABC आपके पास, है ना, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C आपके पास। यहां से मान लो कोई रिलेशन डिफाइन है R, यहां से आपका S है। मान लो, ठीक है, इस तरह से मान लो आपने कर दिया। तो अब आपको A से C में एक रिलेशन देखना है। R कंपोजिशन S कहां से कहां तक होगा, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है A से और ये लास्ट में आपका C तक। आपके पास A से C में एक रिलेशन हो जाएगा। अब A से C में रिलेशन हो जाएगा तो आपको एक A का एलिमेंट लेंगे तो उसकी इमेज C में आपके पास कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए। अब यहां ऐसा कुछ लिंक बन रहा है क्या आपके पास, कहने का मतलब ये कि जो बीच वाला सेट है उसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए कि वो फर्स्ट वाले को और लास्ट तक लिंक कर दे आपका। अब इसमें ऐसा कोई एलिमेंट है कि डी ले लेते हैं मान लो, तो डी इधर से कहीं से इमेज नहीं आ रही उसकी, है ना, ई लेते हैं तो ये ए ई तो चलो आर में आ जाएगा आपका, ए ई एलिमेंट आर में है आपके, बट आगे ई से इस तरफ कोई एलिमेंट नहीं है। फिर इधर ये देखें तो सी एफ आपका आर में है बट एफ से इधर कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहां आपका फिर डिफाइन ही नहीं होगा कंपोजिशन। बात समझ में आई। फिर जैसे मान लो ये ले लिया आपने, ये ले लिया आपके पास, इधर ऐसे आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपके पास जैसे मान लो आपने कहा कि ए और जी आपके पास ये 2 एलिमेंट है इसमें ए से सी में, ये एलिमेंट आपका इस कंपोजिशन वाले रिलेशन में आएगा आर कंपोजिशन एस में। यदि आपको बीच में कोई एलिमेंट मिल जाता है जो इनको लिंक कर रहा हो तो ई मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। कैसे कि ए ई एलिमेंट तो आपका आर में आ रहा है फर्स्ट वाले में, एंड ई से आगे ई आपका ई जी एलिमेंट आपका किस में आ रहा है, एस में एलिमेंट। क्लियर है। तो ये जो ए और जी ये एलिमेंट किस में आ जाएगा आपका, आर कंपोजिशन एस में आ जाएगा, ठीक है। यानी बीच में कोई एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ब्रिज बना दे आपका वहां से वहां तक, इस तरह से, वो आपका क्या कहलाएगा, कंपोजिशन वहां पे डिफाइन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा आपके पास। तो अगर ये एक ही सेट है, एक ही सेट मतलब जैसे आपके पास ए क्रॉस ए का ही सबसेट आपका आर बी और एस बी सी का है, ठीक है, उस केस में आपका ये ऑलवेज डिफाइन हो जाएगा। जो आर स्क्वायर आप आगे जैसे आर स्क्वायर करते हैं हम, है ना, आर क्यूब करते हैं, आर स्क्वायर मतलब ये उसी को लिख रहा है, आर कंपोजिशन आर को आर स्क्वायर भी लिख देता है कई बार, है ना, कंपोजिशन के सेंस में। आर क्यूब को आपके पास आर कंपोजिशन आर इस तरह से आगे लिख देते हैं, सोन आपके पास, तो नोट डाल के लिख भी लेंगे आगे। इफ आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, if R is a relation on set A, that is R is subset of A cross A, then R composition R is always defined। क्योंकि आपके पास बीच वाला एलिमेंट वो मिलेगा ही उसमें, सेम एलिमेंट।
then R composition R is always defined and sometimes denoted by R square. And sometimes denoted by R square. सिमिलरली आपके पास R क्यूब, इसको हम R स्क्वायर कंपोजिशन R लिख सकते हैं या R कंपोजिशन R, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं एंड सो ऑन आपके पास। एक एग्जांपल से समझते हैं, उससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। हो गया, चलो एग्जांपल लिखो। ये मान लो ए सेट है आपका 1 2 3 4, ये बी सेट है आपके पास ए बी सी डी, और ये सी सेट है आपके पास ई एफ जी एच आई। मान लो हिंदी में भी बोल दे, हिंदी में क्या बोल दे, यदि आर आपका समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध है, यदि आर समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध है, दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यदि आर समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध है, दैट इज आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, देन तब आर कंपोजिशन आर हमेशा परिभाषित होगा, तब आर कंपोजिशन आर हमेशा परिभाषित होगा, तथा इसे कभी कभी आर स्क्वायर से भी लिख देते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तथा इसे कभी कभी आर स्क्वायर से भी प्रदर्शित करते हैं। तब आर कंपोजिशन आर हमेशा परिभाषित होगा तथा इसे आर स्क्वायर से भी लिख देते हैं या प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, रिलेशन डिफाइन करना है आर आपको ए से बी में। ए से बी में मान लो बना दिया आपने, 1b ले लिया, 2c ले लिया, 2d ले लिया आपके पास, है ना, 3b ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, एक ऐसा आपको बनाना है, ऐसा आपका बी से सी में, है ना, और ये कुछ ऐसा बना लिया, मान लो आपने ए ई ले लिया, इसमें बी जी ले लिया आपके पास, और सी एच ले लिया, डी आई ले लिया आपके पास, और डी जी ले लिया मान लो। ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट आएंगे उसमें। पहला एलिमेंट कहां से लेना आपको, बी से, दूसरा सी से। मान लो इस तरह के दो रिलेशन हो गए आपके पास। अब इनका कंपोजिशन आपको डिफाइन करना है, आर कंपोजिशन एस। तो देखो क्या हो जाएगा, अब जैसे मैं यहां से देखता हूं 1 से बी, बी से आगे कहीं जा रहा है क्या, जी पे जा रहा है आपके पास, तो 1 जी, ये एलिमेंट आर कंपोजिशन एस में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और कहीं जा रहा है क्या बी वाला, बस यही है, 2 से सी, और सी से एक ही एच, बस 2 से एच आपके पास। ऐसे ही 2 से डी, 2 से आई, और एक 2 से जी, डी दो जगह जा रहा है आपके पास, है ना, तो ये आपके पास डिफाइन हो जाएगा। और आपका 3 से बी, तो 3 जी। ठीक है, ये आर कंपोजिशन एस के एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे। ऐसे ही एस कंपोजिशन आर के, ये दोनों बराबर नहीं होंगे यहाँ पे, है ना, हो सकता है डिफाइन ही ना हो, अपोजिट जब आएंगे, जब अपोजिट जैसे इसमें आओ, अब यहां से देखो 1 से ई आपके पास आए, है ना, उधर ई की तो कोई इमेज ही नहीं है, इधर बी से जी मान लो, उधर जी की कोई इमेज नहीं है आपके पास, है ना, तो ये डिफाइन ही नहीं होगा इस तरह से। ठीक है, तो हमेशा कंपोजिशन आपकी डिफाइन हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। एक ही सेट होता तब डिफाइन हो जाता, क्योंकि उसमें एलिमेंट फिर सेम सेट से उठ के आते हैं आपके पास 1 2 3 वगैरह। तो मान लो ए में भी 1 2 3 होते, तो यहां भी तो आपको 1 2 3 दिखते, यहां भी 1 2 3 दिखते, तो इस तरफ जाते तब भी आपको इमेज मिल जाती किसी ना किसी की, बट अलग अलग एलिमेंट है तो वहां कोई जरूरी नहीं है।
ये आपको इसलिए करवाया है कि एक आपको सीट में आपके एक क्वेश्चन है, उसका एक ऑप्शन में आपको कंपोजिशन लिखी हुई है ना, फिर कंफ्यूज होते हैं कि ये तो पढ़ा ही नहीं है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, हो सकता है और भी हो। हो गया, लिखो। इफ आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, if R is a symmetric relation, then which of the following is incorrect statement? If R is a symmetric relation, इसी समुच्चय पर है ना, नॉर्मली आप कोई भी ए सेट ले लिया आपने, तो तब निम्न में से कौन सा असत्य है? R यूनियन R इनवर्स इक्वल्स टू R, R इंटरसेक्शन R इनवर्स इक्वल्स टू R इनवर्स, R कंपोजिशन R इनवर्स इज सिमेट्रिक, ये सम्मित होगा, एंड R कंपोजिशन R इनवर्स इक्वल्स टू R। तो एक सेट ले लेते हैं, तो छोटा सा ले लो, ज्यादा बड़ा क्यों ही लेना है, 1-2 एलिमेंट वाला ले लिया। एक रिलेशन लेना है, तो रिलेशन में 1-1-2-2 लेने का तो कोई मतलब है नहीं, है ना, क्योंकि 1-1-2-2 लोगे तो ज्यादा आपसे ऑप्शन वहां पे नेग्लेक्ट होंगे भी नहीं उसमें ना, तो थोड़ा सा तो सही ले लो। अब क्या कैसा लेना है, सिमेट्रिक लेना है, तो सिमेट्रिक लेना तो ये ले लेते हैं 1-2 और 2-1, ठीक है। यही कहा उसने, कोई एक सेट है उसके ऊपर आर एक रिलेशन है, और कैसा रिलेशन है आपका, सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसका आर इनवर्स निकालो पहले, तो आर इनवर्स क्या आएगा, यहां से 2-1 और यहां से 1, ठीक है, यानी वापिस आपके पास क्या आ गया, आर ही आ गया। तो जब दोनों का यूनियन करोगे तो आपका वापिस आर बन जाएगा, तो यानी फर्स्ट आपका सही हो रहा है, तो सही कर देंगे क्या, हो सकता है यहीं पे बना हो और किसी में ना बढ़े। बात समझ में आई क्या, आपको ऑप्शन टिक नहीं करना, आपको नेग्लेक्ट करना होता है ऑप्शन, ठीक है। और दूसरा इसने असत्य पूछा है आपसे, क्या पूछा है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये तो करेक्ट आ रहा है आपका, अभी तक हम जब देख रहे हैं तो ये तो क्या आ रहा है आपका, करेक्ट। और देखो इसमें, देखो इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो आर इनवर्स, भाई दोनों कॉमन ही है, तो सेम ही आपका आर का हो या आर इनवर्स को, वो आ जाएगा। सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक भी आ गया, तो ये भी आपका गलत तो नहीं हो रहा। ये वाला आर कंपोजिशन आर इनवर्स, ये बताओ आर कंपोजिशन आर इनवर्स क्या बनेगा, 1 से 2, 2 से 1, तो 1-1, 2 से 1, 1 से 2, तो 2-2 है ना, बताओ क्या हुआ, डी वाला गलत हो गया ना, आर ही थोड़ी आया आपके पास, अलग आ गया तो, और असत्य ही पूछा है उसने, बाकी तो सारे ट्रू आ रहे हैं। कहने का मतलब यह है, आपको सिर्फ ये बताना था कि भाई कंपोजिशन कैसे डिफाइन करना है ना,
वो आएगा तो आराम से क्वेश्चन भी हो जाएगा। हो गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज है आपकी प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की, उनको लिख लेंगे, बस नोट डाउन करना है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, समुच्चयों के गुणन के कुछ गुणधर्म, समुच्चयों के गुणन के कुछ गुणधर्म आप, है ना। इनका प्रूफ जैसा कुछ नहीं, सीधा सीधा आप कोई भी दो सेट लेके वहां चेक करके देख सकते हो कि भाई ए क्रॉस बी हमारे जो बनाते हैं उसमें कैसे एलिमेंट लेते हो, ए में जितने एलिमेंट होते हैं इनटू बी में जो एलिमेंट होते हैं वो आपके पास हो जाते हैं। ऐसे ही ए क्रॉस बी अगर आपका मान लो 5 आ रहा है तो ये किस केस में आ सकता है आपके पास, ए क्रॉस बी में कैसे लिखते हो एलिमेंट, पहला एलिमेंट ए से लेना होता है, दूसरा बी से। अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब हो सकता है, भाई दोनों में से कोई एक तो एम्प्टी होगा। भाई आप यही तो करते हो, जैसे अगर दोनों में मान लो एक एक एलिमेंट होता आपके पास, दोनों में एक एक एलिमेंट होता तो एक एलिमेंट तो बन ही जाता ना आपका ए क्रॉस बी में। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक आपका क्या हो रहा होगा, एम्प्टी। और बी इक्वल्स टू 5, तीन दोनों भी एम्प्टी हो सकते हैं क्या, दोनों भी तो हो ही सकते हैं। दोनों एम्प्टी है आपके पास तब भी तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जीरो मतलब जीरो एलिमेंट नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, 5 आएगा आपके पास। इन जनरल आपका ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का बराबर होना कोई जरूरी नहीं है। किस केस में बराबर होंगे, अगर ए और बी आपके खुद ही क्या हो जाए, इक्वल हो जाए आपके पास, उस केस में ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा बी क्रॉस ए। और अगर ए और बी बराबर है तो इधर से भी ये स्टेटमेंट हो जाएगा, तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन बन जाती है। ऐसे क्रॉस को किसी यूनियन पर ऑपरेट करवाते हैं दो सेट के, तो आप अलग अलग पहले क्रॉस करवा के और फिर वहां पे यूनियन भी करवा सकते हो। ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, है ना। अब इसमें किसी में भी डाउट हो तो आप एक दो सेट लेके 1 2 मतलब ए में कुछ एलिमेंट ले लेना, बी में कुछ ले लिए, सी में कुछ, और ऑपरेट करवा के देख लेना, वहां पे सिंपल सा यूनियन निकालना है, क्रॉस करवाना, करवा सकते हो। सेम इंटरसेक्शन पे आपके पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस, और सिमिलरली आपका माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। If A is subset of B, this implies, if A is subset of B, this implies A cross A equals to AB सबसेट होगा B क्रॉस B। सबसेट का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि दोनों तरफ सेट ही आने चाहिए आपके पास। नाइन, ए सबसेट है बी का,
एंड सी सबसेट है डी का, देन ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। फर्स्ट वालों को क्रॉस करवा दिया, लास्ट वालों को क्रॉस कर दिया। एंड 10th ए बी और सी डी का इंटरसेक्शन, इक्वल्स टू ए सी और बी डी का इंटरसेक्शन भी आप ले सकते हो, मतलब इन दोनों में से ये ले लिया आपने और इंटरसेक्शन और ये वाला ले लिया बी क्रॉस। ठीक है, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं बाय चांस आपके पास एग्जाम में आ जाती हैं कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आपको याद नहीं रखना है इनको। वहां पर एक छोटा सा सेट लेना है ना, छोटे छोटे एबीसी कुछ भी, और वहां पे ऑपरेट करवा के देख लेना कि कौन सा गलत हो रहा है। वहां कोशिश करनी है आपको ऑप्शन गलत करने की, ना कि सही करने की। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपने जो सेट लिया हो वहां पे वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई हो, बट किसी और सेट के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही हो। तो आपको तो ये देखना है कि गलत कौन सा हो रहा है, जो गलत हो रहे हैं उनको हटाते हुए जाना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो याद नहीं रखने, याद कितने के रखोगे, और याद भी कहिए लास्ट के 2-3 में दिक्कत आएगी तो, बाकी तो स्टार्टिंग वालों में तो ऐसा कुछ है भी नहीं। ठीक है, अब आपके पास आ जाते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस। अगर वो पूछ ले नंबर ऑफ टोटल रिलेशन तो कितने हो जाते हैं किसी सेट पर, लेट कैपिटल ए कोई सेट है जिसकी कार्डिनलिटी, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, और ये हमने मान लिया एन। देन नंबर 1 टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, डिफाइंड ऑन सेट ए, समुच्चय ए पर परिभाषित कुल संबंधों की संख्या। कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n स्क्वायर, पहले भी लिख चुके हैं नंबर। अब उनमें से रिफ्लेक्सिव कितने हो ये पूछ लिया मान लो, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, समुच्चय ए पर परिभाषित कुल समतुल्य संबंधों की संख्या, समुच्चय ए पर परिभाषित कुल समतुल्य संबंधों की संख्या, समुच्चय ए पर परिभाषित कुल समतुल्य संबंधों की संख्या। अब इसको याद रखेंगे ये ऐसे, ये बनाएंगे 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन 1 n। ठीक है, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3, ये एलिमेंट हो सकते हैं 2n-1 और ये आपका 2n। एक और लिख लो 3 1 3 2 3 3 एंड सो ऑन 3n-1 और लास्ट में आ जाएगा 3n। ऐसे चलते चलते यहां क्या आ जाएगा आपके पास n1। ए क्रॉस बी में एलिमेंट लिखोगे तो कैसे लिखोगे, पहला एलिमेंट ए से दूसरा भी ए से, पहले पर क्या आ सकता है 1, फिर उसके बाद दूसरे से 1 से n सारे केस, तो वो तो इसमें आ गए। फिर पहले केस पर मान लो आपने 2 ले लिया
तो 2 के साथ 1 2 3 सारे n तक वो ले लिए, फिर 3 के साथ सारे ले लिए, फिर सारे n के साथ, तो ऐसे n1 n2 n3 एंड सो n-1 और लास्ट वाला आपका। ये टोटल एलिमेंट आपके पास हो सकते हैं एक रो से बी में। ठीक है, अब इनमें से अगर आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना चाह रहे हो तो वहां पर कितनी चॉइस आपके पास हो जाएंगी, किस तरह से बना सकते हो इनमें से? बात समझ में आई? भाई हम ये तो देख रहे हैं कि टोटल कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकते हैं आपके पास। अब रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है? 1-1 आना चाहिए, 2-2 आना चाहिए, 3-3 आना चाहिए एंड सो ऑन n-n, ये तो आने ही आने चाहिए आपके पास। तो ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है आपके पास, इनके पास कितनी चॉइस है? इनके पास एक चॉइस है, और वो एक चॉइस क्या है कि आएंगे। अगर रिफ्लेक्सिव बनाना चाह रहे हो तो ये तो आएंगे आपके, कौन कौन से? 1-1 2-2 3-3 एंड सो ये वाले आपके, इनके पास एक एक चॉइस। और कितने एलिमेंट ऐसे ही n है ना, तो 1 × 1 × 1 कितनी बार आपका? n टाइम्स। चॉइस क्या होती है? मल्टीप्लाई। ठीक है, इन सब की चॉइस मल्टीप्लाई होगी। अब बाकी देखो 1-2 एलिमेंट आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आ सकता है क्या? कोई दिक्कत है क्या रिफ्लेक्सिव में? अगर 1-2 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 1-3 बाकी आ सकते हैं, नहीं आ सकते? नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। यानी कितनी चॉइस है इनके पास? 2 चॉइस। और वो 2 चॉइस क्या है? आ भी सकते हैं और नहीं। ठीक है, आ गए तो भी रिफ्लेक्सिव में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आए तो भी आपके पास रिफ्लेक्सिव में कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कितने एलिमेंट है टोटल? टोटल कितने थे? n²। उसमें से n एलिमेंट तो ये हट गए डायगोनल वाले, तो बाकी कितने बच गए? 2 × 2 × 2। कितनी बार 2 आएगा? n² - n टाइम्स। ठीक है, अब ये देख लो क्या बन रहा है आपके पास। इधर से तो कुछ बनेगा नहीं, ये 2 की पावर में चला जाएगा आपका n² - n, जितनी बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे लिखा हुआ आ सकता है, या मान लो ये n कॉमन लेके तो ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा n-1। बात एक। तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में ये बनाना है फिर आपको सोचना है। आपको एग्जाम में सीधा से ये सोचना है कि रिफ्लेक्सिव के लिए पूछ रहा है, रिफ्लेक्सिव के लिए पूछ रहा है, यानी डायगोनल वाले 1-1 2-2 वो तो सारे आएंगे, तो उनकी तो 1-1 चॉइस, तो 1 से तो मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब बाकी जो बचे उनके लिए सोचना आपको कि 1-2 आएगा तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है, तो मतलब 2 चॉइस हो गई। बाकी सबके लिए 2-2 चॉइस। और बाकी कितने एलिमेंट है? n² - n, तो 2 की पावर n² - n। बस इतना सा आपको सोचना है ना। इस डायग्राम से आप सोच सकते हो, मतलब बनाना नहीं है वहां पे एग्जाम में, आप माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगी बस। या हो सकता है वो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दे ही दे कि किसी सेट में आपके 5 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन वहां पे बताओ। नेक्स्ट लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। समुच्चय ए पर डिफाइंड ऑन सेट ए, है ना। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, समुच्चय ए पर परिभाषित कुल सममित संबंधों की संख्या। समुच्चय ए पर परिभाषित कुल सममित संबंधों की संख्या। समुच्चय ए पर परिभाषित कुल सममित संबंधों की संख्या। फिर से ये बनाओ।
गया। सिमेट्रिक में बताओ 1 1 1 1 अगर आया तो सिमेट्रिक, ऐसे सोचा करो 1 1 आया तो सिमेट्रिक में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। 1 1 नहीं आया तो कंपलसरी थोड़ी है कि 1 1 आना ही चाहिए, तब भी आपका सिमेट्रिक हो सकता है ना। तो इसके पास कितनी चॉइस है? 2। 1 2 के पास बताओ, 2 के पास भी 2 चॉइस है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। लेकिन जैसे ही 1 2 आया तो फिर 2 1 के पास चॉइस नहीं रहेगी। अगर 1 2 आ गया तो 2 1 को भी आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कैसा बनाना चाह रहे हैं आपका सिमेट्रिक। ठीक है, 1 2 के पास चॉइस है दोनों की, आ भी सकता है और नहीं भी। लेकिन जैसे ही 1 2 की चॉइस सेलेक्ट हुई उसके बाद 2 1 के पास खुद के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, उसको किस पे डिपेंड होना पड़ेगा? 1 2 के साथ। ठीक है, कि वो देखेगा पहले 1 2 आ रहा है नहीं आ रहा, तो उसके साथ साथ मुझे भी चलना है, नहीं गया तो मैं भी रुक जाता हूं अपने पास, है ना। वो चीजें हो जाती हैं। तो इसमें आपके पास 4 कंडीशन हो सकती है, ये कि एक तो 1 2 आपका आया और मान लो 2 1 नहीं आया। ठीक है, एक आपका 1 2 नहीं आया 2 1 आ गया, एक आपका दोनों ही आ गए 1 2 2 1, और लास्ट आपका मान लो दोनों ही नहीं आए। ये 4 केस बन सकते हैं, ये कंबाइन चॉइस है ना, कंबाइन चॉइस ऑफ 1 2 एंड 2 1। अब हम अकेले 1 2 की नहीं देख रहे, इन दोनों की चलो एक साथ चॉइस देख लेते हैं। एक साथ हम 4 केस बढ़ते हैं कि या तो दोनों आ जाएंगे या दोनों नहीं आएंगे, या एक आ गया या ये वाला आ गया आपके पास। अब इनमें से सिमेट्रिक के लिए कौन कौन से सही है? 1 2 आ गया तो सिमेट्रिक हो जाएगा क्या? अकेला 1 2 आ गया तो नहीं होगा, ये इसमें भी नहीं होगा, ये दोनों आ गए तो हो जाएगा, और अगर दोनों ही नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई कि नहीं आई बात समझ में? कितनी चॉइस होगी टोटल? 2। और ये 2 चॉइस किसके पास है? आपके पास दोनों के पास। भाई या तो दोनों ही नहीं आएंगे, आएंगे तो फिर दोनों साथ में आएंगे, अकेला नहीं आएगा कोई भी, क्योंकि अकेला 1 2 आ गया तो 2 1 नहीं होगा, तो फिर आपका सिमेट्रिक नहीं बनेगा। या अकेला 2 1 आ गया और 1 2 नहीं हुआ तो उस केस में भी सिमेट्रिक नहीं बनेगा। तो इन दोनों के पास मिलाकर आपके पास 2 चॉइस बनती कंबाइन, है ना, 2 चॉइस। और वो 2 चॉइस क्या है? ये वाली, या तो दोनों आएंगे या दोनों नहीं आएंगे। ऐसे ही 1 3 और 3 1 के पास 2 चॉइस मिलाकर कंबाइन करके, यानी मैं ऐसे करूं कि ऊपर ऊपर वाले को ये कह दूं कि उनके पास 2 चॉइस है, तो नीचे वाले सारे हटा देते, उनकी चॉइस बचेगी नहीं। बात समझ में आई? भाई ऊपर वाले जैसे 1 n है तो उसके साथ n1 की एक साथ हो जाएगी, तो ऊपर ऊपर वालों के पास 2 2 चॉइस है, डायगोनल वालों के पास उनके पास भी 2 2 चॉइस है। ठीक है, नीचे वाले वो हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी खुद की कोई चॉइस बची नहीं है, सिर्फ ऊपर वालों पे डिपेंड कर रहे हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे ऐसे 2 into 2 करेंगे तो? ये ऐसे देखोगे आप कि यहां पे कितने एलिमेंट आपके पास आ रहे हैं वो हम चेक करना चाह रहे हैं। तो इस लाइन में आपके पास एक एलिमेंट है, ऐसे ही इस लाइन में आपके पास 2 एलिमेंट है, ऐसे ही यहां आपके पास 3 एलिमेंट होंगे, और ऐसे चलते चलते यहां जब पहुंचोगे तो ये आपके पास n एलिमेंट होंगे, है ना। इससे नीचे वाले उनकी कोई चॉइस बची नहीं है तो उनको छोड़ दो। तो ये टोटल कितने हो गए? 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन n, है ना। इतने एलिमेंट ऐसे होंगे जिनके पास 2 2 चॉइस आपके पास। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स, तो ये आपके पास हो गया 2 into 2 कितनी बार आएगा? 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन n टाइम्स, इतनी बार 2 2 आएगा आपके पास। और ये इसको ऐसे कहो या ऐसे कह दो, 2 into 2 into 2 समीशन n टाइम्स, एक ही बात है। और समीशन n ऐसे कह दो, या फिर n n+1 अपॉन 2, ये कह दो। तो जैसे ये पूछ लिया आपसे 5 अवयवों वाले किसी समुच्चय पर परिभाषित सममित संबंधों की संख्या,
नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट विद 5 एलिमेंट्स। क्या आ जाएगा 2 की पावर समीशन 5 और जो कि हो जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 6 बाई क्या इंग्लिश में नंबर ऑफ सिम क्या अच्छा n प्लस 1 मल्टीप्लाई है ना 5 इंटू 6 बाई 2 नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइंड ऑन नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट विद 5 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट विद 5 एलिमेंट्स। इसी सेट में 5 एलिमेंट उस पर कितने सिमेट्रिक रिलेशन आपके डिफाइन हो जाएंगे 2 की पावर समीशन 5 हो जाएंगे। तो एग्जाम में आपको सीधा सीधा सिर्फ यही सोचना है कि सिमेट्रिक कह रहा है यानी डायगोनल वालों के पास तो 2-2 चॉइस है, आएंगे नहीं आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जब मैं देखूंगा कि 1-2 के पास 1-2 और 2-1 की कंबाइन चॉइस आएगी, या तो दोनों ही आएंगे या दोनों ही नहीं आएंगे, तो उन दोनों के पास मिला के 2 चॉइस बन रही है। तो यानी ऊपर वालों के पास सबके पास 2-2 चॉइस हो गई, नीचे वालों की बची नहीं क्योंकि वो तो साथ में काउंट हो गए उनके। ठीक है, तो आपके पास डायगोनल और डायगोनल से ऊपर टोटल के पास 2-2 चॉइस है, नीचे वालों की कोई चॉइस नहीं बची। अब आपको ये ध्यान करना है कि कितने एलिमेंट थे आपके पास, तो समीशन n आपके पास हो जाएंगे, तो वहां से ध्यान रह जाएगा। थर्ड लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट समुच्चय ए पर परिभाषित समुच्चय ए पर परिभाषित कुल संक्रामक संबंधों की संख्या। कुल संक्रामक संबंधों की संख्या। इसका अभी तक कोई ऐसा फॉर्मूला आपके पास स्टैंडर्ड नहीं है ना, बट आपको 2-4 के लिए ध्यान होना चाहिए। ठीक है, जैसे T1 के लिए 2 लिख लो, T2 के लिए आपके 13, T3 171, T4 आपका 3994, T5 आपका हो जाएगा 154303 एंड सो एंड सो ऑन भी नहीं लिख सकते क्योंकि कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। कहने का मतलब है किसी सेट में एक एलिमेंट है आपके पास, तब वहां पर आपके 2 ट्रांजिटिव रिलेशन डिफाइन हो जाएंगे, क्योंकि एक तो एम्प्टी वाला ट्रांजिटिव हो ही जाएगा ना भाई। 2 ट्रांजिटिव कब फेल होगा, जब आपके पास 2 एलिमेंट बने ए बी और बी सी और ए सी आपको ना मिले, तब फेल होगा। तो 5 वाला भी तो आपका ट्रांजिटिव बना ही था, रिफ्लेक्सिव ही तो नहीं बना था, ट्रांजिटिव तो बना ही था ना, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो वो हो जाएगा एक और, जैसे खुद को ही उसको डिफाइन करोगे यूनिवर्सल वाला, तो किसी भी सेट पर अगर आपका नॉन एम्प्टी सेट है उस पर यूनिवर्सल सेट आपका क्या रहता है, सॉरी यूनिवर्सल रिलेशन आपका क्या रहता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों ही रहता है। इसकी बात कर रहा है, जैसे T1 का मतलब है किसी सेट में मान लो एक ही एलिमेंट है, सेट ए में आपका ये है 1, ठीक है, रिलेशन आपको डिफाइन करना एक रो से पर, ठीक है। तो इसमें एक तो 5 ले लिया आपने एक बार तो, और दूसरी बार में क्या ले लिया 1 1, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिटिव है या नहीं है भाई। ट्रांजिटिव कब फेल होगा, जब ए बी और बी सी आपके एलिमेंट और सी ए नहीं मिल रहा हो, ए सी नहीं मिल रहा हो। ये आपका है 2 एलिमेंट ही नहीं चेक करने के लिए, 2 एलिमेंट होंगे तभी तो ट्रांजिटिव फेल के लिए आगे चेक करोगे आप, तो ये भी है आपके पास, है ना। ऐसे ही अगर 2 एलिमेंट है आपके पास सेट में, तो वहां पर ट्रांजिटिव रिलेशन 13 डिफाइन हो जाएंगे आपके। 3 है तो 171, 4 पे आपके 3994 रिलेशन कैसे डिफाइन हो जाएंगे आपके ट्रांजिटिव, ठीक है। और ये बहुत बड़ा नंबर चला जाता है आपके पास, 6 पे आपके बन जाता है 94, लिखना चाहो तो लिख लो, चलो आगे तो बहुत ज्यादा आपके पास हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको 3 तक के ध्यान रख लेना, इतना ही पूछेगा अगर बाई चांस पूछ भी लिया तो, है ना।
और 3 तक का भी कम ही चांसेस है, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं आपके पास, तो 2 तक का पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 2 एलिमेंट तक तो आप निकाल भी सकते हो, है ना भाई। 2 एलिमेंट में कितने रिलेशन डिफाइन हो जाएंगे आपके पास टोटल? सेट में 2 एलिमेंट है तो टोटल कितने रिलेशन डिफाइन हो जाएंगे? 2 की पावर 4, है ना, यानी कि 16। उनमें से ट्रांजिटिव कितने होंगे आपके? 13 हो जाएंगे। ठीक है, तो 16 एलिमेंट में से तो आप देख ही सकते हो, तो वहां तक दे सकता है आपके पास ज्यादा से ज्यादा कि 2 तक दे दिया। 3 में भी कमी चांस है कि आपको 3 में पूछे हो। ठीक है, वो तो नोट कर रहे हैं, तो चलो साथ के साथ कर लिया हमने। नेक्स्ट लिखेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। कौन कौन सा हो गया? हो गया ना। नेक्स्ट लिखो टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। डिफाइंड ऑन सेट है समुच्चय ए पर परिभाषित कुल प्रतिसम्मित संबंधों की संख्या। समुच्चय ए पर परिभाषित कुल प्रतिसम्मित संबंधों की संख्या। ठीक है, क्या था एंटी सिमेट्रिक रिलेशन? ए बी और बी ए दोनों आ रहे हैं, तो ए और बी को क्या होना पड़ेगा? फिर बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, 1 1 के लिए बताओ। 1 1 अगर आया मान लो आपके पास, तो कोई दिक्कत है क्या? ए बी 1 1, बी ए करोगे तो वो भी 1 1, तो फिर दोनों बराबर है, तो आ सकता है। नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके पास कितनी चॉइस होगी, या ऐसे कर लो, इनके पास कितनी चॉइस होगी? आपके पास 2 चॉइस, है ना, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। फिर आपको पता है ए बी और बी ए की बात हो रही है, यानी 1 2 2 1 की कंबाइन चॉइस होगी, अकेले की नहीं होगी आपके पास, है ना। 1 2 और 2 1 की कंबाइन चॉइस बनेगी। ऐसे ही 1 3 3 1 की कंबाइन चॉइस बनेगी। तो ये जो 2 एलिमेंट है इनकी क्या बनेगी? कंबाइन चॉइस। क्या कि या तो दोनों ही नहीं आए, या 1 2 आ जाए और 2 1 नहीं आए, या फिर आपका 1 2 आ जाए और आपके पास 2 1 ना आए, या 1 2 ना आए 2 1 आ जाए, या फिर आपके दोनों आ जाए। ये 4 केस हो सकते हैं। तो 4 तरह से चीजें हो सकती है, या तो दोनों ही ले लो आप रिलेशन में, या 1 2 ले लो अकेला, या अकेला 2 1 ले लो, या फिर दोनों को ही ले लो। ठीक है, अब ये केस लिया, मान लो आपने 1 2 2 1 में से दोनों में से किसी को ही नहीं लिया, तो कोई दिक्कत है क्या? ये ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं। ये इसमें दिक्कत होगी क्या? अगर आपने 1 2 2 1 दोनों ले लिए तो फिर 1 और 2 को बराबर होना चाहिए था, बट ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो ये वाला केस नहीं ले सकते। बाकी 3 आ जाएंगे एंटीसिमेट्रिक में। एंटीसिमेट्रिक क्या कह रहा है आपको कि ए बी और बी ए अगर दोनों आ रहे हैं आपके पास, तो फिर ए और बी को क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा। बट अगर दोनों आएंगे तब चेक करोगे ना, इसमें तो दोनों आए ही नहीं आपके पास, इसमें एक आया तो दूसरा है ही नहीं, तो फिर चेक क्यों करना है? इसमें भी एक आया, यहां दोनों आ गए आपके पास, और अगर दोनों आ गए तो फिर आपको ए और बी को क्या होना पड़ेगा? वहां पे बराबर होना पड़ेगा। तो इनके पास कंबाइन चॉइस कितनी होगी? आपके पास 3 3। कितने एलिमेंट्स के पास ऐसी चॉइस हो गई 3 3 वाली? भैया इनके पास तो 2 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनों के पास? n एलिमेंट्स के पास है ना। डायगोनल वालों के पास 2 2 है आपके पास, तो इनके पास तो n चॉइस, n एलिमेंट्स के पास तो 2 2 चॉइस है, इंटू क्रॉस। अब 3 इंटू 3 इंटू 3 आ रहा है, कितनों के पास? सिर्फ ऊपर ऊपर वाले ले लेता हूं, क्योंकि नीचे वाले तो उसके साथ ही आ जाएंगे ना। और ऊपर ऊपर वाले कितने हैं? इसमें समीशन n नहीं होगा, समीशन n यहां तक था डायगोनल तक,
कितना हो जाएगा, यहां तक लेना है ना, इस जगह तक, तो समीशन n-1 तक, तो ये आपका आ जाएगा समीशन n-1 टाइम्स, ठीक है, n-1 पूरे पे ब्रैकेट लगाना। कुल मिला के ये हो जाएगा 2n टाइम्स, तो 2 की पावर n हो गया इनटू, और 3 आपका समीशन n टाइम्स, समीशन n-1 ये आपके पास। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो 2 की पावर n, 3 की पावर, जो भी समीशन में रहता है वो एज इट इज, उससे एक प्लस, तो यानी n अपॉन 2, n+1/2, ऐसे तो ओपन करते हो, तो n की जगह n-1 है, n-1 प्लस 1 अपॉन 2, ये आपके पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे लिखेंगे नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन, समुच्चय पर परिभाषित कुल असम्मित संबंधों की संख्या, समुच्चय ए पर परिभाषित कुल असम्मित संबंधों की संख्या, एसिमेट्रिक रिलेशन। डिफाइंड ऑन सेट ए, समुच्चय पर परिभाषित कुल असम्मित संबंधों की संख्या, वापस बना लो, क्लियर हो गया, मुझे ही वापस बनाना पड़ेगा। 1-1, 1-2, 1-3 एंड सो ऑन, 1n, 2-1, 2-2, 2-3, ये आपका 2n एट लास्ट, n1, n2, n3, किसके लिए पढ़ रहे हैं, एसिमेट्रिक के लिए। एसिमेट्रिक में क्या कंडीशन थी, ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए आपके पास, है ना, ए बी अगर आर में आ रहा है, दिस इंप्लाइज बी ए एलिमेंट आर में नहीं आएगा, ऐसे रिलेशन को हम क्या कह रहे थे, एसिमेट्रिक कह रहे थे। अब यहाँ पे मेन चीज ये, आपको कंडीशंस ध्यान होनी चाहिए, ये एसिमेट्रिक क्या होता है, और ये कंफ्यूज करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, इररिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ये जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सबको ध्यान है ना। दिक्कत कहाँ होगी आपके पास, कंफ्यूजन कहाँ आएगा, इररिफ्लेक्सिव कौन सा था, एंटी सिमेट्रिक कौन सा था, है ना। तो इनको जैसे भी आप याद कर सकते हो, कुछ तरीका कर सकते हो बनाने का कैसे भी, तो इनको याद रखना आपको, सीधा सही है। कंडीशन ध्यान रहेगी तो निकाल भी लोगे वहां पे, कंडीशन ही ध्यान नहीं रहेगी तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। 1-1 के पास बताओ कितनी चॉइस है, 1-1 आएगा क्या, तो ये कंडीशन क्या कह रही है कि अगर ए बी आ रहा है तो बी ए नहीं आना चाहिए, तो 1-1 आ रहा है तो फिर वापस करोगे तो फिर ये तो फिर 1-1 बन रहा है, तो 1-1 नहीं आना चाहिए। तो ऐसा तो कैसे पॉसिबल है कि 1-1 आ रहा है और अपोजिट कर रहे हैं तो 1-1 नहीं आना चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब 1-1 को तो नहीं ले सकते, ये अगर आपने 1-1 को लिया, ये आपका हो गया ए बी, आर में आ रहा है, बी ए क्या होगा 1-1, तो ये भी आ ही रहा है, तो फिर ये तो एसिमेट्रिक आपका नहीं बनेगा, तो इसका मतलब 1-1 को तो नहीं ले सकते, इसके पास 1 चॉइस, और क्या है वो 1 चॉइस नहीं आएगा, है ना। ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चॉइस है। एसी बंद कर दें, चलाते क्यों है, अभी तो इतनी गर्मी हुई नहीं है। चलो लिखो, ये नहीं आएगा, 2-2 सिमिलर, मतलब डायगोनल वाले सारे हो गए, इनके पास एक एक चॉइस रहेगी कि ये वाले डायगोनल वाले तो नहीं आएंगे आपके पास। अब बाकी के लिए देखते हैं, बाकी फिर से वही कंबाइन चॉइस, तो दोनों ही नहीं आ रहे मान लो,
1 2 आ रहा है, 2 1 नहीं आ रहा है, 1 2 नहीं आ रहा, 2 1 आ गया, और 1 2 और 2 1 दोनों आ गए। ये 1 2 और 2 1 की क्या है, कंबाइंड चॉइस है एक साथ आपके पास, है ना। कितनी आएंगी, दोनों ही नहीं लिए मान लो मैंने, तो कोई दिक्कत है क्या। कंडीशन क्या कह रही है कि अगर ए बी आ रहा है तो बी ए नहीं होना चाहिए आपके पास, यही तो कह रहा है। तो इसमें तो ए बी आ ही नहीं रहा, तो बात ही खत्म, है ना। तो ये तो ले सकते हैं ये केस, अगर ए बी आ रहा है यानी 1 2 आ रहा है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है 2 1 तो ये भी आ जाएगा। ये अगर 2 1 आ रहा है तो 1 2 नहीं होना चाहिए, तो इसमें भी नहीं है। ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि अगर 1 2 है तो 2 1 फिर नहीं होना चाहिए आपके पास। बट यहां अगर ये केस लिया तो दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 केस ले सकते हो आप इसमें से। हाँ, गोपी सर की क्लास नहीं है आज, बोला नहीं था क्या, नहीं बोला था। आज और शायद मंडे को भी नहीं है, ट्यूसडे को मे भी हो सकती है, उसके बाद वेडनेसडे को गोपी सर। आलोक सर की तो है। आलोक सर की भी नहीं हुई तो फिर तो ज्यादा हो जाएगा ना, एक तो मेरा सिलेबस हो जाएगा, फिर वो किसी का पहले सिलेबस हो जाता है तो फिर वो मजे लेते घूमते हैं दूसरे। गोपी सर का हो जाता है तो फिर वो बैठे रहते हैं आराम से, मैं क्लास लेता हूँ, फिर वो जाते जाते ऐसे ऑफिस में से निकलते हुए बोलेंगे क्या ये सारे दिन पढ़ाते रहते हैं, आराम करना चाहिए। मतलब जब उनकी क्लास नहीं होती तब वो डायलॉग मारते हैं, मेरी पहले हो जाती है तो मैं कह देता हूँ क्या सारे दिन पढ़ाना पढ़ाना, आराम करना चाहिए थोड़ी देर। चलो लिखो, एसिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो गया, असमतुल्य। टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट, समुच्चय पर परिभाषित कुल असमतुल्य संबंधों की संख्या। ये डायरेक्ट लिख लेंगे 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। यहां पे एक नोट डाल के और चीज भी लिख लेंगे, reflexive and irreflexive relations are reflexive and irreflexive relations are not negation of each other, are not negation of each other। reflexive and irreflexive relations are not negation of each other, यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं आ रहा है तो इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा, है ना। एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, विपरीत नहीं है। समतुल्य तथा असमतुल्य संबंध एक दूसरे के विपरीत नहीं है। समतुल्य तथा असमतुल्य संबंध एक दूसरे के विपरीत नहीं है, यानी ऐसा हो सकता है आपके पास कि कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव दोनों आ रहा हो, या दोनों नहीं आ रहा हो, या एक आ रहा हो। तो मतलब ये नहीं है कि एक आ रहा है जैसे रिफ्लेक्सिव आ गया तो इररिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, या इररिफ्लेक्सिव आ गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, नेगेशन नहीं है एक दूसरे का, ठीक है। और वैसे भी देखो ना, जैसे मान लो हमने ये किया, 2 एलिमेंट के लिए देखें तो टोटल रिलेशन तो कितने हो गए, 16, 2 की पावर 4, है ना। रिफ्लेक्सिव कितने हो गए,
कितने थे रिफ्लेक्सिव? बिना कॉपी में देखे बताओ। रिफ्लेक्सिव में क्या था? डायगोनल वाले थे क्या? डायगोनल वालों के पास कितनी चॉइस थी? 1 1, एक एक आएंगे, और बाकी के पास 2 2। तो क्या था? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ये था आपके पास। और इररिफ्लेक्सिव क्या किया है? उसके पास भी तो यही है, ये तो लिखा है। रिफ्लेक्सिव के पास भी यही लिखा है, और आपने इररिफ्लेक्सिव के पास भी। कितने हो गए? 2 एलिमेंट के लिए, अगर कोई सेट में 2 एलिमेंट है उसके लिए रिफ्लेक्सिव कितने हो गए? 2 की पावर 4 माइनस 2, तो 2 की पावर 2, ये तो बचा 4 माइनस 2, तो 2 की पावर 2, तो टोटल कितने रिलेशन हो गए? 4। तो 4 रिफ्लेक्सिव है इसमें से, और 4 ही इररिफ्लेक्सिव है। और टोटल तो कितने हैं आपके पास? थोड़ा। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो रिफ्लेक्सिव है वो इररिफ्लेक्सिव होगा, है ना? अगर ऐसा होता तो रिफ्लेक्सिव तो 4 ही है, बाकी फिर 12 क्या होने चाहिए थे आपके पास? इररिफ्लेक्सिव होने चाहिए थे। बट इररिफ्लेक्सिव भी कितने आपके पास? 4 ही है ना? तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वो इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा, यानी एक दूसरे के नेगेशन नहीं है, ये विपरीत नहीं है आपके पास, है ना? ये मैं उस मतलब ये नोट में ये लिखा हुआ, कहने का मतलब। नेक्स्ट लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बोथ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। टोटल नंबर ऑफ बोथ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ बोथ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ये हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। इनको सीधा सीधा ध्यान रखो, रिफ्लेक्सिव में जो थे उतने ही इररिफ्लेक्सिव में है, और पावर में जस्ट हाफ करते आपके पास दोनों रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों, सॉरी सिमेट्रिक, हाँ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों। टोटल नंबर ऑफ बोथ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन, समतुल्य व सममित दोनों संबंधों की संख्या। समतुल्य व सममित दोनों संबंधों की संख्या मतलब दोनों ही होने चाहिए, ऐसा नहीं कि समतुल्य अलग ले ली सममित अलग ले ली, वो नहीं। ऐसे रिलेशन जो समतुल्य भी हो और सममित भी हो, उनकी बात कर रहे हैं। एंड लास्ट आपके पास आ जाता है, अब कल नहीं, बस अब तो कंप्लीट ही हो गया ना, एक ही तो बचा है। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर आपका सेट रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट है, समुच्चय ए पर परिभाषित कुल तुल्यता संबंधों की संख्या। और वैसे भी 9 बजे है ना आलोक सर की क्लास, तो 15 मिनट का ब्रेक बहुत रहेगा, इसलिए मैं आज पहले ही 10 मिनट लेट आया था। मैंने कहा 10 मिनट उधर कवर कर देते, 15 मिनट ब्रेक दे देंगे तो हो जाएगी ना सही, है ना? और आपको क्या लगा मैं क्लास में लेट आया हूं? चलो, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, कुल तुल्यता संबंधों की संख्या, इक्वल्स टू टोटल पार्टीशन ऑफ सेट ए। टोटल पार्टीशन ऑफ सेट ए। अब यानी आपको ये देखना पड़ेगा कि भी पार्टीशन कैसे करना है। जितने पार्टीशन होंगे किसी सेट के उतने ही इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो जाएंगे आपके पास, डिफाइंड हो जाएंगे उस सेट के ऊपर, क्योंकि ये थ्योरम होती है आपके पास कि एवरी पार्टीशन ऑफ ए सेट डिफाइंस ए इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट। इस तरह से आपके पास आ जाता है कि जितने पार्टीशन होंगे उतने आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो जाएंगे, डिफाइन हो जाएंगे। ये थ्योरम होती है, उसी से स्टेटमेंट बना है। तो नेक्स्ट एक छोटी सेटिंग लिख लेंगे इसमें, पार्टीशन ऑफ ए सेट। किसी समुच्चय का विभाजन, किसी समुच्चय का विभाजन, लेट
SBA नॉन एम्प्टी सेट किसी समुच्चय का विभाजन, लेट SBA नॉन एम्प्टी सेट non-empty set, then a collection P A1 A2 AN of non-empty subsets of S is called a partition of S. Partition of S if हिंदी वाले लिख लेंगे, माना S कोई अरिक्त समुच्चय है, माना S कोई अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट है, तब S के अरिक्त उप समुच्चयों का संग्रह, तब S के अरिक्त उप समुच्चयों यानी सबसेट्स का संग्रह P, अरिक्त उप समुच्चयों का संग्रह P A1 A2 A3 AN, इसका एक विभाजन कहलाता है यदि, इसका एक विभाजन कहलाता है यदि A1 A2 A3 ये जो सेट आपने लिए हैं इन सब का यूनियन करने पर आपको पूरा का पूरा S मिल जाए, एंड कोई भी दो आपने लिए उनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, AI इंटरसेक्शन AJ इक्वल्स टू 5, जहां पर I नॉट इक्वल्स टू J, नॉट इक्वल्स टू J क्यों? मान लो AI का AI से इंटरसेक्शन लिया आपने तो वो तो फिर 5 आएगा ही नहीं, 5 क्यों नहीं आएगा? दो केस में आ सकता है, या तो सेट ही एम्प्टी हो, सेट तो एम्प्टी है नहीं, जो सबसेट आपने लिए एक एक एलिमेंट तो होगा ही, और अगर एक एक एलिमेंट है तो AI का AI से करोगे तो वो तो क्या बनेगा फिर आपका इंटरसेक्शन, AI खुद ही आ जाएगा, है ना। तो अलग अलग कोई भी दो लिया आपने, मान लो A1 का A2 से लिया, A1 का A3 से लिया, A1 का A4 से लिया, या A2 का A3 से लिया, वो क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए आपके पास, यानी उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर आपने टुकड़े किए हैं सेट के, वो क्या कहलाता है? एक पार्टीशन कहलाता है। ऐसे कितने टुकड़े आप कर सकते हो? वो टोटल पार्टीशन आपके पास हो जाएंगे। कैसे हो गए वो अभी देख लेते हैं एक सेट के करके। ये कर लिया नोट। जैसे मान लो सेट आपके पास ये है 1 2 3, पार्टीशन आपको बनाने हैं। मान लो P1 पार्टीशन, पहला पार्टीशन, पहली चीज तो सबसेट लेने हैं, ठीक है, इसी के सबसेट लेने हैं, और नॉन एम्प्टी, यानी एक एलिमेंट तो कम से कम आपको लेना ही है। तो मैं एक एक ही ले लेता हूं, है ना, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 और सिंगलटन 3। क्या इन तीनों का यूनियन करेंगे तो पूरा A बन जाएगा? और इनमें आपस में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या? नहीं है, ठीक है। P2 एक ऐसे बना लेते हैं, 1 को तो अलग रख लेते हैं और 2 3 एक साथ ले लेते हैं। क्या दोनों के यूनियन से पूरा A बन जाएगा? और आपस में कुछ कॉमन है क्या इनमें? नहीं है। ऐसे ही 2 को अलग रख लेते और 1 3 को लेके बना देते, फिर 3 को अलग रख लेते और 1 2 को लेके बना देते, और एक ये पूरा ही ले लेते आपका, ठीक है। एक बार 2 टुकड़े लिए, एक एक लिए, फिर 2 लिए, फिर 3 लिए आपके पास। तो 5 इस पे पार्टीशन इस सेट के हो जाएंगे, तो 5 ही इस पे क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएंगे। यानी आपको ये देखना है कि भाई कितने टुकड़े इसके हम कर सकते हैं किसी सेट के। अब ऐसे तो है नहीं कि आप एक एक करने बैठोगे, ये तो मान लो
3 एलिमेंट है, आपने कर भी लिए कि 5 है, फिर इसको याद कैसे रखोगे? तो उसका भी फॉर्मूला होता है आपके पास। देखो नोट डाल के, इफ s इक्वल्स टू n, यानी सेट में आपके n एलिमेंट, देन टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ सेट s equals then total number of partition of set s equals to summation n equals to 0 या r लिख लो, r equals to 0 to n, r equals to 0 to n और n minus 1 cr और इनटू पार्टीशन ऑफ सेट विद r एलिमेंट्स, पार्टीशन ऑफ सेट विद r एलिमेंट्स। यानी सबसे पहले 1 वाले का तो आपको पता ही होना चाहिए, 1 का आपको पता है तो 2 वाले का निकाल सकते हो, 3 का निकाल सकते हो एंड सो ऑन। बट आपको इससे नहीं करना है, ये फॉर्मूला तो सिर्फ लिखने के लिए था कि बाय चांस एग्जाम में आपको फॉर्मूला आ जाता है, तब आपको करोगे कैसे वो देखो। हो गया, सबसे पहले 1 लिखा, यहां इसके नीचे 1 लिखा, 1 + 1 आपके पास 2 है ना। ये मैं डायग्राम वैसे बना रहा हूं, ये प्लस और ये लिखने नहीं है आपको, मतलब पैटर्न ध्यान रखना है किस तरह से। फिर इस 2 को नीचे लेके आओगे, 2 + 1 3, 2 + 3 5, फिर इस 5 को नीचे लेके आओगे, 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15, फिर इस 15 को नीचे लेके आओगे, 15 + 5 20, 20 + 7 27, 27 + 10 37, 37 + 15 52। ये जो है ये आपके नंबर ऑफ पार्टीशन एंड सो ऑन। इसको 1-2 बार बना के देखना कैसे बन रहा है। ये आया, फिर उसके बाद फिर से वही रेड पेन से दूसरा लाइन का पैटर्न, ये फिर ये इधर लिखा, फिर इन दोनों का सम ये इधर लिखा, फिर ये आपका पास वापस से ये यहाँ है ना, इस तरह से चल रहा है। यानी सेट में 1 एलिमेंट है आपके पास, इक्विवेलेंस रिलेशन 1, सेट में 2 एलिमेंट आपके पास, इक्विवेलेंस रिलेशन 2, सेट में 3 एलिमेंट आपके पास, इक्विवेलेंस रिलेशन आपके पास 5। अब ये भी बनाया था हमने, सेट में 3 एलिमेंट थे, ये 5 रिलेशन बने थे आपके पास, इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। या इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आपके पास, ठीक है। ये ऐसे इसमें आप थोड़ा जल्दी रहेगा आपके पास, है ना। वापिस एक बार बना देता हूं मैं, 1 आपने लिखा, फिर यहां 1 लिखा, भाई आपको पता है नीचे ऐड करना है और कुछ है नहीं तो स्टार्टिंग में 1 लिख दो, है ना। 1 + 1 आपके पास इधर 2 लिख दिया, ठीक है। फिर इस 2 को नीचे ले आओ, 1 + 2 3, 2 + 3 5, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह से चल रहा है, इन दोनों का ऐड होके इधर चल रहा है आपके पास। फिर इस 5 को नीचे ले आओ, 2 + 5 7, 3 + 7 10, ये आपका 15, फिर इस 15 को नीचे ले आओ, 20, 27,
37 52, फिर इस 52 को नीचे ले आओ, ये कितना हो जाएगा 67, और ये आपका 87, ये आपका 114, ये आपके पास 140 और 151, और ये आपका 203, ये होगा क्या, है ना। इस तरह से आप निकाल सकते हो, और इससे ज्यादा आगे पूछेगा भी नहीं, वो यहां तक लगभग आपसे पूछेगा। ठीक है, बना लेंगे। अब इसके क्वेश्चंस एक बार सीट के जो है कर लेना, कल तो वैसे भी संडे है ना, कोशिश करना कि सीट कंप्लीट ही हो जाए, है ना। और अगर आपको 2-3 ही कोई डाउट बचते हैं तो ग्रुप में भेज देना, वहीं करवा देंगे। ज्यादा लगेगा तो फिर एक क्लास और लेके, मतलब डाउट क्लास लेके वो करवा देंगे क्वेश्चन, अदरवाइज आपका कंप्लीट है यहाँ।